कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सिंघानिया सदन। आयशा बार बार अर्श को कॉल किए जा रही थी। वो किसी केस के सिलसिले में प्रयागराज गया था। आज 1 हफ्ते हो गए थे उसे गए हुए और उसने आज आने को बोला था। अर्श लॉयर है। अर्श की सबसे गंदी आदत मुझे यही लगती है, जब भी कॉल करो एक बार में कभी भी रिसीव नहीं होता और जब गुस्सा करो तो आंसू फ़ोन साइलेंट था, बहाना पहले से ही रेडी रखते हैं। मुझे भी नहीं करनी बात अब तुमसे, बोल। वो फ़ोन बेड पर फेंक देती है और ऑफिस के लिए रेडी होने लगती है। उसका सिर घूमने लगता है तो वो बेड पर सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसे वोमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही थी। वो बाथरूम में भागकर घुस जाती है। वोमिटिंग करने के बाद वो टॉवल से चेहरा साफ करती हुई रूम में आकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। गॉड जी प्लीज़ इस बार पहले जैसा ना हो। पहले एक बार मिसकैरेज हो चुका है, अब बहुत डर लगता है। वो डरते हुए अपने हाथ में ली हुई प्रेगनेंसी किट खोलती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। रिजल्ट पॉजिटिव देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए रोकर बोलती है, बेबी प्लीज़ इस बार आप मम्मा को मत परेशान करना। आपकी मम्मा आपको इस दुनिया में लाना चाहती हैं, गोद में उठाना चाहती हैं बेटा। प्लीज़ गॉड जी मेरे बेबी को ठीक रखना। आंसू पॉजिटिव थिंकिंग रख। वो खुद को शांत करने के लिए बोलती है और अपने आंसू साफ करने लगती है। अर्श प्लीज़ कम फास्ट। वो अर्श की फ़ोटो को सीने से लगाते हुए बोली। तभी शांति वहाँ आती हुई बोली, भाभी नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। आयशा उसके साथ बाहर आ जाती है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर राघव और संजना जी बैठे उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। आयशा उनके पास आकर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश करती है। संजना जी बोली, बेटा क्या हुआ, चेहरा क्यों इतना उतरा है, तबीयत तो ठीक है ना? आयशा कुछ बोलने की कोशिश करती है कि पराठों से घी की खुशबू आ रही थी, जिससे वो जल्दी से मुंह पर हाथ रख बाथरूम को भागती है। संजना जी परेशान सी उसके पीछे जाती हैं। उसके बाहर आते ही वो उसके बालों पर हाथ फेर कर खुश होकर बोलती हैं, जो मैं सोच रही हूँ वही है क्या बेटा? आयशा हाँ में सिर हिलाती है तो वो खुश होकर उसे गले से लगा लेती हैं। मॉम कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा जी, वो बैठते हुए बोलती है। राघव जी भी वहाँ आ जाते हैं। आयशा को दुख, वो बोल पड़ते हैं, क्या हुआ बेटा? संजना जी खुश होकर बोली, आप दादा बनने वाले हैं और मैं दादी। सच? वो आश्चर्य से पूछते हैं तो वो हाँ बोलती हैं। संजना जी आयशा के पास बैठ जाती हैं तो वो उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाती है। उसकी आंखों में आंसू देख संजना जी उसके बालों को सहलाते हुए बोलती हैं, जो हो चुका है उसे अब याद मत करो बच्चा, सब अच्छा होगा इस बार। मॉम डर लग रहा है, अर्श कब तक आएंगे? वो पूछती है। अर्श को पता है? नहीं, मुझे भी आज ही पता चला, वो बोली। तो राघव जी कुछ सोचते हुए बोले, दोपहर तक आ जाएगा, थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई है। और अब खुश रहो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ही अच्छा होगा। उनकी बात पर वो हाँ बोलती है। मॉम कुछ खाना है? वो उनको देख मासूमियत से बोली तो संजना जी मुस्कुरा कर बोले, तुम आराम करो, मैं सब बस अभी लेकर आई। आयशा आज एक तरह से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बस थोड़ा सा डर बैठ गया था उसके मन में पहली हुई घटनाओं से। वो एक मैगजीन लिए सोफे पर बैठे पढ़ते पढ़ते ही सो चुकी थी। अर्श आने के बाद मॉम डैड से मिलकर रूम में चला आया। उसे नहीं पता था कि आयशा घर पर है। उसने अपने कोट निकालते हुए बिना देखे सोफे पर फेंक दिया, जो जाकर आयशा के मुंह पर गिरा, और शर्ट भी उतार कर फेंक दी। उसके बाद टॉवेल उठा बाथरूम में जाने लगा। वो जा ही रहा था कि एक एक करके उसके कपड़े उस पर ही पड़ने लगे, उसके बाद पीलो भी। उसने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो आयशा अपने पास रखे सारे सामान को उस पर ही उठाकर फेंक रही थी। उसे गुस्से में देख हर्ष का गुस्सा एक पल ही फुर्र हो गया और वो उसकी ओर बढ़ने लगा। हाथ में वास उठाए वो गुस्से में उसे घूरती हुई बोली, मेरे ऊपर कपड़े क्यों फेंके? यार मैंने कब, और तुम कब आई? उसका इतना बोलना ही था कि आयशा का पारा हाई हो चुका था। उसने वो वास उसकी ओर फेंक दिया और अर्श बचने के लिए नीचे झुक गया। वास बेचारा शहीद हो चुका था। आयशा ने पास पड़ा कांच का गिलास उठाया और उसे अपने पास ही फेंक दिया। क्या कर रही हो, लग जाएगा तुम्हें? अर्श सब कुछ गुस्से से बोला। वो सोफे से उतरने लगी। नीचे कांच पड़ा था पर उसका ध्यान नहीं था। अर्श ने देखा तो बगल से दौड़ता हुआ उसे गोद में उठा लिया।
आयशा उसके सीने से लगी थी। उसने आहिस्ता से उसे साइड से लेकर बेड पर बैठा दिया। अपने माथे को एक हाथ से दबाते हुए वो गुस्से में बोला, जितना ज़्यादा गुस्सा आता है उसका 1% ही सही दिमाग भी लगा लिया करो। लेकिन नहीं, मैडम को अपने आगे कुछ दिखता ही कहाँ है। नीचे दिख रहा है कितना कांच बिखरा है, पर इतनी भी अक्ल नहीं है कि साइड से आए। अभी अगर लग जाता तो 4 घंटे तक बैठकर रोती, दर्द होता वो अलग, लेकिन कहाँ दिमाग चलता है। मैं ही पागल हूँ जो परेशान रहता हूँ हर पल। 1 मिनट के लिए भी तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकती? इतनी छोटी तो नहीं हो अब। वो गुस्से से कुछ बोलता ही जा रहा था और डांट सुन आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। भोला भोला, अर्श ने गुस्से से आवाज़ दी तो भोला दौड़ता हुआ तुरंत ही वहां पर पहुंच गया। ये सब जल्दी ही एकदम साफ होना चाहिए, बोल वो गले में टॉवल टांगे बाथरूम में घुस गया। रियांश का ऑफिस। रियांश अपने केबिन में बैठा किसी फाइल को ध्यान से पढ़ रहा था, तभी गेट पर नॉक होता है। मैं आई कम इन सर, अमन की आवाज़ आती है। रियांश फाइल में ही ध्यान लगाए यस बोलता है तो अमन और उसके साथ एक लड़की जिसने घुटनों तक ब्लू ड्रेस पहनी थी, कंधे तक छोटे बाल और चेहरे पर फुल मेकअप किया था, अंदर आ जाते हैं। रियांश अपनी फाइल को साइड कर अमन को देखने लगता है तो वो आगे बोलता है, सर ये मिस नताशा आपकी सेक्रेटरी कल ही इंटरव्यू में फाइनल हुई हैं। नताशा मुस्कुराकर हेलो बोलती है तो रियांश बस गर्दन हिला देता है। नताशा की नज़रें ही उस पर से नहीं हट रही थी। वाइट शर्ट और नेवी ब्लू कोट डाले और फुल एटीट्यूड में वो कहर ढा रहा था, ओह इसलिए तो सारी लड़कियां इन पर मरती हैं, इनकी हॉटनेस पर। बट अब नो चांस किसी का, क्योंकि अब नताशा को ये पसंद आ गए हैं। वो अपने मन में ही बोलती है। रियांश जो कि कब से उससे कुछ पूछ रहा था लेकिन वो तो खुद में ही खोई थी, तेज आवाज़ में बोलता है, मिस नताशा ख्यालों की दुनिया से बाहर आ चुकी हो तो जाकर अपना काम भी समझ लो। नताशा धीरे से मासूम फेस बनाकर सॉरी सर मैं जाती हूँ और केबिन से बाहर निकल जाती है। रियांश अमन से बोला, ये काम करने ही आई है ना, देखकर तो नहीं लग रहा। अमन हल्का सा मुस्कुराते हुए, सर इनके पिछले के रिकॉर्ड को देखते हुए ही मैंने इन्हें फाइनल किया था। अब आपको जो ठीक लगे, बाकी अभी तक तो जहाँ भी थी अच्छा काम किया है। ओके, मुझे मुंबई वाले प्रोजेक्ट की डिटेल सेंड कर दो। वो बोलता है तो अमन श्योर सर बोल अपने केबिन में चला जाता है। उसके जाने के बाद वो आंखें बंद कर चेयर के पिछले हिस्से से सिर टिका लेता है। सुबह का सीन उसकी आंखों के आगे चलने लगता है। दादी के कहने पर वो काम्या को हॉस्पिटल छोड़ने गया था। काम्या जैसे ही गाड़ी से उतरकर कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि कोई लड़का उसके सामने आ जाता है। वो काम्या को हक करके बोलता है, गुड मॉर्निंग कामू, आज तो क्या जहर लग रही है यार, मेरा बस चलता तो अभी तुझे भगाकर शादी कर लेता। काम्या हल्की मुस्कान के साथ उसके कंधे पर मारते हुए बोलती है, आरू तू ना ये हरकतें बंद कर दे, अब मुझे फ्लर्ट तो मत ही किया कर। और जाने लगती है कि आरू उसका हाथ पकड़कर बोलता है, सच्ची यार मैं सच बोल रहा हूँ। काम्या हंसते हुए उसके साथ अंदर चली जाती है। वहीं रियांश ने ये सब सुना और देख लिया था। वो अपना सिर झटक कर इन सब ख्यालों को इग्नोर कर काम में लग जाता है। उसके चेहरे पर ना इस वक्त कोई भाव थे और ना ही अब। सिंघानिया सदन। आयशा को अर्श का उसे डांटना बहुत बुरा लग रहा था। अर्श को भी गुस्सा आ गया था। उसने भी उससे इस समय कोई बात ना ही करना ठीक समझा। यही आयशा जो उसके आने से और अपनी प्रेगनेंसी की खबर बताने के इंतज़ार में थी, अर्श के गुस्सों को देख चुप हो गई थी, क्योंकि उसे पता था अगर अर्श को अभी उसने ये बात बताई तो शायद उसका गुस्सा और भी बढ़ जाए। मॉम डैड को तो पहले से ही ये बोल मना किया था कि मैं ही एक गुड न्यूज़ उसे बताऊंगी। उसने उसे कुछ नहीं कहा और रात में बालकनी में काउच पर बैठकर फ्रूट्स खा रही थी, जो अभी कुछ देर पहले संजना जी देकर गई थी। अर्श जब रूम में आया तो उसे ना देख परेशान हो गया। सहसा ही नज़रें बालकनी में पड़ी तो उसे देख सुकून मिल गया। आयशा को जब महसूस हुआ कि वो उसे ही घूर रहा है तो वो बेचारा सा मुँह बनाकर प्लेट लाकर टेबल पर रख दी और एक और लेट गई। एक तो इतने दिन बाद आए, ऊपर से मुंह फुलाकर बैठे हैं। अलग डांट लगाने के बाद भी सुकून नहीं है जो अब ऐसे घूर रहे हैं। ये नहीं कि एक बार ही सही गले ही लगा लें, बस नक चढ़े बने घूम रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं मॉम के पास ही चली जाऊं। फिर अपने पेट पर हाथ रख धीरे से बोली, बेबी देखा ना आपने कि आपके पापा मम्मा को कैसे सुना रहे थे।
पर कोई बात नहीं, अभी इन्हें चिल्लाने दो। जब आप आ जाओगे ना तो हम दोनों मिलकर हर बात का बदला लेंगे आपके खड़ूस पापा से। पापा आपसे बहुत प्यार करेंगे, सबसे ज़्यादा, जितना मुझे करते हैं उससे भी ज़्यादा। बस बेबी आ जाओ आप। बोलते बोलते आयशा की आंखें नम हो चुकी थी। अर्श जो दूसरी ओर करवट लिए लेटा था उसे पता ही नहीं चला कुछ। आयशा उसकी ओर करवट बदल कर अब उसे ही देख रही थी। अर्श को जब महसूस हुआ तो वो उठकर बाहर चला गया। आंसू, बच्चे ऐसा क्यों करती हो? अगर तुम्हारे पास से अभी नहीं हटता तो तुम्हें देख पक्का नाराज़गी भूल जाता। लेकिन नहीं, इस बार तुम्हें भी समझ में आना चाहिए तुम्हारी गलती। मैं माफ़ कर देता हूँ तो तुम लापरवाह बनती जा रही हो अपने लिए, जो कि सही नहीं है, वो अपने मन में बोला। राठौर मेंशन रियांश के साथ नैतिक भी ऑफिस गया था तो वो दोनों साथ ही सही समय पर घर आए थे। काम्या जो कि किचन में खाना बना रही थी, रियांश को आता देख बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि वो 7 बजे ही घर आ गया और साथ ही खुश भी। तान्या ने उसे मुस्कुराते देखा जो कि नैतिक के लिए पानी लेने आई थी तो उससे बोल पड़े, काम्या खाना तो लगभग बन ही चुका है, अपने पति की भी थोड़ी सी सेवा कर दो, कहीं नाराज ना हो जाए। उनकी बात पर काम्या झेप गई। तान्या ने उसका हाथ पकड़ किचन से बाहर कर दिया और उसे रूम में जाने का इशारा किया। काम्या अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालते हुए धीरे धीरे रूम में पहुंची तो वो ब्लेजर खोलकर खड़ा था, शायद कुछ सोच रहा था। काम्या ने जब उसे ऐसे देखा तो हड़बड़ाकर पीछे होने को कदम बढ़ाए ही थे कि संभल ना पाने से गिरने को हुई कि तब तक उसकी नज़र भी पड़ चुकी थी। वो गिरती उससे पहले ही उसने उसे कमर से पकड़ लिया था। काम्या का चेहरा उसके बहुत करीब था। कुछ पल के लिए तो दोनों की एक दूसरे ही गहरी आंखों में खो गए थे। रियांश ने संभालते हुए उसे सही से खड़ा कर दिया और दूसरी ओर मुंह करके बोला, आप ठीक हैं? काम्या बस इतना ही बोल पाई। अपना ब्लेजर खोल बेड पर रखने लगा तो काम्या बोल पड़ी, पानी लाऊं आपके लिए या कुछ और? नहीं, मैं ले लूँगा, बोल उसने जग उठाकर गिलास में पानी डाल पीने लगा। काम्या ने देखा तो वो कबर्ड से उसके कपड़े निकालते हुए बोली, ये रहे कपड़े, आप जाकर चेंज कर लीजिए। क्यों कर रही हो ये सब? मुझे नहीं पसंद कोई मेरा काम करे। कुछ बोलूँगा तो आपको ही हर्ट होगा, इसलिए मत कीजिए ये सब। ये रिश्ता एक मजबूरी के अलावा कुछ नहीं है, वो उठते हुए बोला और दूसरी टी शर्ट उठाकर चला गया। मैं नहीं, आप कर रहे हैं, क्यों चिढ़ते हैं हर बात पर? वो उसे ज़्यादा देख धीरे से बोली। उसने कुछ नहीं कहा, शायद सुना ही नहीं था। वो उसका सामान सही से उठाकर सब अपनी जगह पर रखने के बाद सबके लिए खाना लगाने लगी। वो भी पाखी को गोद में लेकर आ रहा था और उसे बिठाकर खुद भी बैठ गया। दादू, आपकी तबीयत ठीक है ना? वो बैठते ही दादू को देखते हुए बोला। ठीक है, और जो नहीं थी पूरे परिवार को साथ में बैठा देख और भी हो जाती है, वो मुस्कुराकर बोले। विभाजी हंसते हुए बोली, बाबूजी सब तो अपनी जगह पर ही हैं, बस एक ही अजूबी घटना हुई है कि आज रियांश रात में सबके साथ बैठा है। और रही बात परिवार के पूरा होने की, वो तो इसकी वजह से ही अधूरा है आज भी। आज भाई साहब और दीदी इस दुनिया में नहीं है, ये है ही अभागा। वो बोल ही रही थी कि दादी ने उन्हें डांटते हुए कहा, विभा तुम बस अपने पर ध्यान दो, ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं चाची की बात सुनते ही रियांश तेजी से उठकर घर से बाहर निकल गया। सब बोलते रहे लेकिन वो नहीं रुका। इधर नरेंद्र जी भी विभा को गुस्से से सुना रहे थे। काम्या भी उसके पीछे दौड़ी लेकिन तब तक वो गाड़ी लेकर निकल चुका था। उसने एक बार के सामने गाड़ी रोक दी और शराब की बोतल को मुँह से लगा पीने लगा। उसने आज हर दिन से ज़्यादा पी लिया था। वो घर ना जाकर फार्म हाउस में ही आ गया था। वो हर सामान उठाकर फेंकने के साथ ही चिल्ला भी रहा था, क्यों माँ पापा, क्यों लाए थे आप मुझे जब साथ छोड़ना ही था? तो वो रोते रोते घुटनों के बल बैठ गया और पिछली यादों में खो गया। एक 6 साल का बच्चा एक ढाबे पर बर्तन धुल रहा था, तभी उस ढाबे का मालिक वहाँ आता है और उस बच्चे पर चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी जल्दी हाथ चला, इसे करने के बाद ग्राहकों को भी देख, इसे ही पकड़ कर नहीं बैठना है। वो बच्चा धीरे से बोलता है, कर तो रहा हूँ साहब जी, और कैसे करूँ? उसके इतना बोलते ही मालिक ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। बहुत जुबान चलती है, इतना काम भी कर लिया कर, वो गुस्से से चीखा। बच्चा गाल पर हाथ रख रोने लगा। मालिक उसकी ओर बढ़ा ही था कि एक औरत वहां आती हुई बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने छोटे से बच्चे से काम करवाते, आपको शर्म नहीं आती? मालिक बोला, मैडम आप अपने काम से काम रखिए, ये हमारा नौकर है, हम कुछ भी करें
एक आदमी जो कि औरत के साथ ही था गुस्से से बोलता है, आवाज़ नीची रखो, तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो, और मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वो बताएगी कि कौन किसका काम है। मालिक डरते हुए माफ़ी मांगता है। औरत उस बच्चे को अपने पास बुला लेती है और मालिक से बोलती है, इसे इसकी फैमिली के पास छोड़ दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे जो भी होगा। बच्चा आंखों में आंसू लिए बोलता है, मेरा कोई नहीं है, सब बोलते हैं मैं अनाथ हूँ। उसकी बात सुन वो दोनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। औरत आदमी से आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करती है तो वो हाँ बोलता है। औरत बोली, अयांश आप बात कीजिए ना। अयांश उस बच्चे को गोद में उठाकर प्यार से बोलते हैं, बेटा हम हैं आपके माँ पापा, आज से आप हमारे साथ ही रहोगे, और एक चेक मालिक की ओर बढ़ा देते हैं। रिया, ये रहा आपका बेटा, अब आप खुश हैं ना? अयांश उस औरत को बोलते हैं तो वो रोते हुए उसे ले लेती है। हम कल ही वकील से बात करेंगे, वो बोलते हैं तो वो खुश हो जाती हैं। बेटा आपका क्या नाम है, वो पूछती है तो लड़का कुछ नहीं बोलता है। उसे ऐसे उदास देख रिया प्यार से बोलती है, आप घबराओ मत, हम आपका नाम रखेंगे और मुझे माँ बोलो बेटा, मैं ही माँ हूँ आपकी, और ये पापा। माँ, वो बच्चा बोलता है तो रिया उसे अपने सीने से लगा लेती है और रोते हुए उसके चेहरे को चूमने लगती है। फिर वो अयांश को देख पापा बोलता है तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं था, जिसके लिए ये दोनों ही परेशान थे। लेकिन आज उन्हें उनका बच्चा मिल चुका था। वो उसे लेकर अपने साथ घर आ जाते हैं। रिया उसका नाम अपने और अयांश के नाम पर रियांश रखती है। रियांश के आने से इनकी ज़िंदगी, इनकी खुशी पूरी हो गई थी। रियांश उनके लिए सबसे बढ़कर था। उसके आते ही इन्होंने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया था। रियांश के बड़ा कहने से ही हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ उसके पास होती। वो भी बहुत ही खुश था एक परिवार पाकर। इसलिए ही विभा और नरेन उससे नफरत करने लगे थे। और फिर एक दिन रिया और अयांश के एक्सीडेंट ने रियांश को फिर से अनाथ कर दिया था। दादी दादू ही इसका ख्याल रखते थे। फ्लैशबैक एंड। ये सब याद आते ही वो फिर से चिल्ला पड़ता है, माँ पापा, आज भी वो हमें ये बोलती हैं, आप तो जानते हो ना सब, मैं मनहूस हूँ, चाची बोलती हैं। वो अपने हाथ में ली हुई बोतल जोर से पटकता है, कुछ कांच उसकी हथेली में भी धंस गए थे। सुबह हो चुकी थी, रियांश घर नहीं आया था। काम्या बहुत परेशान थी। रात में तो यही सोचा था कि हमेशा की तरह देर रात ही सही आएंगे तो, लेकिन अब वो परेशान थी उसके लिए। उसका नंबर भी तो नहीं था काम्या के पास, और दादू दादी से कैसे बोलती है। वो बैक साइड में बने पुल के पास आकर बैठी थी। हॉस्पिटल भी जाना था, लेकिन तबीयत खराब है ये बोल उसने संजू को इन्फॉर्म कर दिया था। तभी गौरी उसे ढूंढते हुए वहाँ आई। भाभी आप यहाँ क्यों बैठी हैं, दादी आपको ढूंढ रही थी, वो वहाँ आते हुए बोलती है। काम्या कुछ नहीं बोली तो गौरी आगे बोलती है, भैया ऑफिस में है, अमन जी का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया है। काम्या गौरी की ओर मुड़कर देखती है तो वो मुस्कुरा देती है। काम्या उठकर उसके गले लग जाती है। गौरी उससे अलग हुई। भाभी आप ये क्या कर रही हैं, मैं एक नौकर हूँ, आप मालकिन, और मुझे गले लगा रही हैं। गौरी तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन चुकी हो बस, और ये नौकर मालिक क्या होता है मैं नहीं जानती। बिना झिझक मैं तुमसे अपनी हर बात बोल पाती हूँ इसलिए। काम्या बोलती है तो गौरी की आंखें नम हो जाती है। गौरी तुम्हारे पास अमन जी या अंश, मेरा मतलब रियांश का नंबर है क्या, वो हिचकते हुए पूछती है। भाभी वो घर के फ़ोन में होगा ना, उससे आप कर लो, मेरे पास नहीं है। गौरी उसे सुझाव देती है तो उसे भी सही लगता है। काम्या हाल में आती है तो उसे दादी नज़र आती हैं। वो काम्या के पास आकर बोलती है, तुम आज रियांश के लिए टिफ़िन लेकर ऑफिस चली जाओ, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ खाया तो नहीं होगा। दादी मैं कैसे, मुझे तो पता भी नहीं है, वो घबरा कर बोलती है। परेशान मत हो, ड्राइवर के साथ जाना है, दादी कहती हैं तो काम्या हाँ बोल जल्दी से रियांश के लिए टिफ़िन पैक कर रेडी होकर ड्राइवर के साथ निकल जाती है। ऑफिस के बाहर गाड़ी रुकती है। सुनहरे अक्षरों में लिखा था AR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। उसे देख वो मुस्कुरा देती है। फिर अंदर जाकर रिसेप्शन पर एक लड़की खड़ी थी, उसके पास जाकर बोलती है, मिस्टर राठौर इस टाइम कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है।
रिसेप्शनिस्ट बोली, मैडम आप कौन, और हम ऐसे किसी को भी सर से नहीं मिलने दे सकते। काम्या बोली, ही इज़ माई हस्बैंड, अभी आपको प्रॉब्लम है? वो लड़की हंसते हुए बोली, आए दिन हर लड़की का यही ख्वाब होता है, हर कोई उनकी वाइफ बनना चाहता है, तो आप मुझे परेशान मत कीजिए, सर बिजी हैं। काम्या झुझलाते हुए, कॉल हिम, कॉल करके बोलिए उनसे। अब उस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, आप जा रही हैं या मैं गार्ड्स को बुलाऊं? काम्या अपना सिर पकड़कर बोलती है, आह कहाँ फंस गई तू कामू। तभी उनके पास नताशा आ जाती है। उन दोनों की बहस उसने दूर से ही सुन ली थी। नताशा बोली, क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग यहाँ? उसके पूछने पर रिसेप्शनिस्ट उसे सब बताती है। तो नताशा काम्या को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए हंसकर बोलती है, मिस्टर राठौर है ही इतने हॉट एंड स्मार्ट कि हर लड़की उन पर मर मिटती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। रियांश की तारीफ सबके मुँह से सुन उसे जलन सी महसूस होती है। वो गुस्से से बोलती है, आप यहाँ काम करने आती हैं कि उन्हें देखने, वो हॉट है या नहीं? नताशा गुस्से से अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, यू ब्लॉडी, चुप, एकदम चुप, मुझे गाली देने की गलती भी मत करना। काम्या तेज आवाज़ में बोलती है। तो सब उसकी ओर ही देखने लगते हैं। आवाज़ सुन अमन वहाँ आ जाता है और सारी बात पता करके बोलता है, डोंट वरी, मैं सर को कॉल करके पूछता हूँ। रियान से बात करने के बाद वो काम्या को अपने साथ लेकर उसके केबिन में चला जाता है। रियांश खिड़की के पास खड़ा था। काम्या अंदर आकर जोर से गेट बंद करती है तो वो उस ओर पलटता है। नताशा भी बाहर ही खड़ी थी उसकी बात सुनने के लिए और सच जानने के लिए। काम्या गुस्से से उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। रियांश की कॉलर पकड़ वो उसे खुद के करीब करके बोलती है, रिश्ता चाहे जैसे भी जुड़ा हो लेकिन आप मेरे हस्बैंड हैं, तो बेहतर यही होगा कि इन तितलियों से दूर रहें। कोई काम्या की चीज़ पर नज़र भी डाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे आप? और उसे एक झटके में छोड़ वहीं रखी चेयर पर बैठ जाती है। रियांश को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रही है और क्या करना चाहती है। उसका ये रूप भी है, आज देखा था उसने। वो पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए बोलता है, दिमाग ज़्यादा गर्म हो तो ठंडा कर लीजिए। काम्या उसे घूरने लगती है। तभी उसकी नज़र उसके हाथ में बंधी पट्टी पर जाती है। रियांश का हाथ झट से पकड़ वो बोल पड़ती है, ये क्या हुआ, हाथ में कैसे लगी? वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोलता है, कुछ नहीं है। काम्या खड़ी होकर, आप बोलिए या मत बोलिए पर इतना समझ लीजिए, अगर खुद को कुछ किया तो दादू दादी बिखर जाएंगे और उन्हें कुछ हुआ तो आप भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे कभी। दूसरों का काम है बोलना और उनके कुछ भी बोलने से आप खुद को चोट पहुंचाकर क्यों उन्हें खुश करना चाहते हैं? माँ पापा को भी ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ अंश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब सुन वो एक लंबी सांस लेता है, फिर धीरे से बोला, क्या बोला आपने अंश? काम्या अपनी नज़रें चुराने लगती है तो वो बोलता है, माँ मुझे इसी नाम से बुलाती थी, अभी जैसे लगा वो ही हूँ। काम्या उसे देखती है तो कुछ सोचती हुई उसके गले लग जाती है। इस वक्त रियांश को शायद इसकी बहुत ज़रूरत थी। वो भी उसे पकड़ लेता है। कुछ देर वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। बाहर खड़ी नताशा को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था लेकिन कांच का दरवाज़ा होने से दिखाई दे रहा था। ये सीन देख वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। दरवाजे की आवाज़ से वो अलग हो जाते हैं। रियांश को होश आता है कि अभी अभी क्या हुआ था। वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था काम्या से। वहीं नताशा को देख काम्या की भवें चढ़ जाती है। काम्या बोली, आपको पता नहीं है क्या, किसी के केबिन में आने से पहले नॉक भी करते हैं? नताशा उसे इग्नोर करके रियांश से, सॉरी सर, मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर ली है, आप देख लेंगे। रियांश बोला, और मिस, क्या नाम है आपका? नताशा, वो बोलती है। हाँ मिस नताशा, कोई भी मेरी फैमिली की इंसल्ट करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो आप पूरे स्टाफ के सामने इनसे माफ़ी मांगिए। काम्या खुशी से रियांश को देखने लगती है। रियांश उसका हाथ पकड़कर सबके बीच आ जाता है और नताशा भी। रियांश काम्या के हाथ को पकड़े हुए ही तेज आवाज़ में बोलता है, अटेंशन प्लीज़। उसके ये बोलते ही सब उसकी ओर देखने लगते हैं। ये हैं आप सबकी मैडम और मेरी लाइफ पार्टनर मिसेज काम्या रियांश सिंह राठौर। वैसे तो मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग ही रखता हूँ, लेकिन आज किसी ने मिसेज रियांश सिंह राठौर की इस ऑफिस में इंसल्ट करी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो आई होप आगे से ऐसा ना हो, तभी बेहतर है आप सबके लिए।
और हाँ, कल हमारी रिसेप्शन पार्टी है तो आप सब इनवाइट हैं, एड्रेस शाम तक मिल जाएगा। रियांश की बात जैसे ही पूरी होती है सब तालियां बजाने लगते हैं। नताशा को ना चाहते हुए भी उसे सबके सामने सॉरी बोलना पड़ता है। सब उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद वो अपने केबिन में आ जाता है। काम्या बोली, आपने बाहर क्या बोला? वही जो आपने सुना। वैसे भी आप यहाँ आई ये देख सब तरह तरह की बातें बनाते और कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते। मीडिया में उल्टी सीधी खबर फैलती वो अलग। वो बोलता है तो काम्या मुस्कुरा देती है। रियांश बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको ऑफिस आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? काम्या बोली, क्यों नहीं आ सकती? रियांश उसे घूरने लगता है तो वो हंस देती है। फिर उसे टिफ़िन की ओर इशारा करके बोलती है, दादी ने भेजा था, अब आप खाना खा लीजिए तो मैं जाऊं? रियांश बोला, आप जाइए, मैं खा लूँगा। काम्या उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा देती है और टिफ़िन खोलकर खाना लगा देती है। जब तक आप खाएंगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं। अगर मेरे हाथ से खाना है तो वो भी बता सकते हैं, काम्या ने कहा। रियांश इरिटेट होते हुए खाने लगता है तो वो मुस्कुरा देती है। इन्हें हो क्या गया है, आज ऐसी बातें क्यों कर रही हैं बहकी बहकी? कहीं दादी ने ये सब ज्ञान देकर तो नहीं भेजा? वो मन में बोलता है। जानती हूँ आपको बहुत अजीब लग रहा होगा मेरा बिहेवियर, पर शायद यही सही है आपके लिए, वरना तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते। मैं कितना परेशान थी कल की बात से, पर आपने एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। बहुत बुरा लगा इस बात का, लेकिन अभी तो पहले आपका नंबर लेना ज़रूरी है। वो उसे खाते देख मन में बोलती है, आप अपना फ़ोन देंगे थोड़ा सा? मैंने अपना फ़ोन पता नहीं कहाँ रख दिया। वो बोलती है तो रियांश टेबल पर इशारा कर देता है। वो उसका आईफोन टेबल से लाकर सामने कर देती है। अब क्या है? वो झुठलाकर बोलता है, इसमें पैटर्न लगा है ना? वो लॉक खोल कर उसे दे देता है। फ़ोन की स्क्रीन पर लगी पिक पर उसका ध्यान ही नहीं गया था। काम्या भी ज़्यादा ध्यान न देकर अपने नंबर पर कॉल करती है तो वो वहीं सोफे पर बजता है तो कॉल कट कर अपनी जीत पर खुश हो जाती है और उसका फ़ोन देने लगती है कि उसकी नज़र स्क्रीन पर लगी पिक पर जाती है। उस पिक में रियांश हंस रहा था। उसके गालों के डिंपल साफ दिखाई दे रहे थे। उसने वाइट शर्ट पहन रखी थी जिसमें वो और भी दिलकश लग रहा था। वो जैसे ही और फोटो देखने के लिए गैलरी ओपन करने को करती है, रियांश अपना फ़ोन छीन लेता है। वो मुंह बनाते हुए बहाना बनाकर बोलती है, खा नहीं रही थी आपका फ़ोन? आईफोन मुझे बहुत पसंद है, ये तो लेटेस्ट मॉडल है ना जो अभी आया है, मुझे भी लेना है, पर अभी इतना बजट नहीं है, बहुत जल्द ही लूँगी। रियांश कुछ नहीं बोलता है और खाना खाने के बाद अपने काम में लग जाता है। तो काम्या भी टिफ़िन समेट कर हॉस्पिटल चली जाती है क्योंकि रियांश की ही चिंता हो रही थी और अब उससे मिल चुकी थी। सिंघानिया सदन। आयशा ऑफिस से आने के बाद रूम में जा रही थी कि उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। अर्श जो कि आज घर पर ही था बाहर आ रहा था, उसे देखते ही दौड़कर उसे गोद में उठा बेडरूम में ले आता है और उसके ऊपर पानी की छींटे मारता है तो आंखें खोल देती है। क्या हुआ, बेहोश कैसे हो गई? अर्श पूछता है। कल से उनकी बात नहीं हुई थी। आज जब अर्श पूछता है तो आयशा मुस्कुरा देती है। बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ। पक्का खाने में कुछ गड़बड़ की होगी या वीकनेस होगी। तुम कभी मेरी बात नहीं मानती ना? वो कुछ नाराजगी से बोल ही रहा था कि आयशा उसकी टी शर्ट पकड़कर खुद के करीब करते हुए उसकी बोलती बंद कर देती है। पहले तो अर्श हैरान हो जाता है, फिर वो भी उसका साथ देने लगता है। कुछ देर बाद आयशा अपने सीने पर हाथ रख खुद की धड़कनों को काबू करते हुए बोलती है, अब मेरी सुनो, कल से तुम्हारा बहुत हो गया रूठना मनाना। उसका हाथ अपने पेट पर रखकर वो बोलती है, बेबी देखा आपने, आपके पापा फिर से शुरू हो गए, मम्मा पर चिल्लाने लगे। इन्हें ना चैन नहीं है हमें खुश देखकर। अर्श पहले तो उसकी बात सुन गुस्सा करता है, लेकिन जब समझ आता है तो अपने हाथ उसके पेट पर फेरते हुए नम आंखों से उसे देखता है तो आयशा हाँ में सिर हिला देती है। आंसू, हमारा बेबी। मैं पापा, तुम सच बोल रही हो ना, हमारा बेबी? वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोलता है और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है। उसे इतना खुश देख आयशा की आंखें भी नम हो जाती है। फिर आयशा की साड़ी पेट से हटाकर उसके पेट पर किस करके सहलाते हुए बोलता है, बेबी सॉरी, पापा को नहीं पता था इसलिए मम्मा को डांट दिए। अब आप आ जाओ इस दुनिया में जल्दी से, फिर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी बेबी। फिर आयशा को कसकर गले से लगा लेता है। वो उसके सीने से ही लगी हुई बोलती है, अर्श
हम ना बेस्ट गाइनोकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे इस बार। मुझे मेरा बेबी चाहिए प्लीज़ अर्श, हमारा बेबी आएगा ना? बच्चा कुछ नहीं होगा हमारे बेबी को, मैं आज ही अभी पता करता हूँ। पहले तो हॉस्पिटल चलकर चेकअप कराते हैं, फिर मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। अभी चलें क्योंकि मुझे भी कल ही पता चला है और तुम्हारे साथ ही हॉस्पिटल जाना चाहती थी। अर्श हाँ बोलता है और जल्दी से दूसरी शर्ट निकाल कर डाल लेता है। गाड़ी की चाबी उठाकर पॉकेट में डालता है। आयशा बेड से उतरने लगती है तो वो उसे मना कर गोद में उठा लेता है। अर्श मैं चल सकती हूँ, इतनी भी दिक्कत नहीं है, उतारो मुझे नीचे, आयशा बोलती है तो वो उसके गाल पर किस करके आगे बढ़ता हुआ बोलता है, बिल्कुल नहीं, अब सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम लापरवाही। उसे याद आता है कि वो क्या बोल गया था। आयशा को देखता है तो वो उसके सीने से चिपक कर रो रही थी। आई एम सॉरी बच्चा, मेरा वो मतलब नहीं था, गलती से निकल गया, सॉरी। वो उसे गाड़ी में बिठाते हुए बोलता है। वो कुछ नहीं बोलती और खिड़की से सिर टिका बैठ बाहर देखने लगती है। अर्श भी गाड़ी बाहर स्टार्ट कर देता है। आयशा का एक हाथ वो पकड़ लेता है तो वो उसे देखने लगती है। प्लीज़ वो बातें मत सोचो, गलती से बोल गया था बच्चा, स्ट्रेस बेबी और तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा नहीं है, प्लीज़ आंसू। आयशा हाँ में सिर हिला सीट से सिर टिका आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आयशा उतर कर खड़ी हो जाती है। हॉस्पिटल देख एक बार फिर उसकी आंखें अपनी पहली प्रेगनेंसी को याद कर भर आती हैं। कितने खुश थे तब सब, सबसे ज़्यादा अर्श। आयशा वीक थी थोड़ा, इसलिए अर्श उसका हमेशा और भी ज़्यादा ख्याल रखता था। 5वें महीने में आयशा बीमार पड़ गई थी वीकनेस की वजह से और खुद की लापरवाही की वजह से। एक दिन वो बाथरूम में फिसल कर पेट के बल गिर गई थी, तभी उसका बेबी खत्म हो गया था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। अर्श गाड़ी पार करके आता है तो उसे देख उसके चेहरे को साफ कर गोद में उठाकर डॉक्टर के पास चला जाता है। चेकअप के बाद पता चला कि वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। अर्श दिल्ली के सबसे महंगे और बेस्ट डॉक्टर का पता करके इस हॉस्पिटल में आया था। डॉक्टर उसे कुछ सजेशन देते हैं, उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। चाट खाओगी? अर्श पूछता है क्योंकि आयशा को चाट बहुत पसंद थी। चाट का नाम सुन वो खुश हो जाती है तो अर्श पास के ही रेस्टोरेंट में उसे लेकर चला जाता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स को कमेंट करके भर दीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।